आज हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 9 है और इस लेक्चर के अंदर मैं आपको दो तरह के प्रॉब्लम पढ़ाने वाला हूं। पहला वाला जो प्रॉब्लम है दैट इज एज प्रॉब्लम और दूसरा नंबर जो प्रॉब्लम है दैट इज अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो ये दो बेसिक जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं और ये सेम मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ाया था कि किस प्रकार से आप एजेस को डिसाइड करते हैं। यहां पे और वहां पे क्वाड्रेटिक में और यहां पे बस एक ही अंतर है। वहां पे क्या होता था कि आप सिंगल वेरिएबल लेके एक प्रोडक्ट के बेसिस में आप ज्यादातर सवाल करते थे, यहां पे सम के बेसिस पे ज्यादा सवाल होगा और यहां पे आपको एक वेरिएबल नहीं लेना होगा, यहां पे आपको कितने वेरिएबल लेने होंगे? दो वेरिएबल। जैसे बेटा का उम्र x है तो बाप का उम्र y, फादर का उम्र y, ऐसे आपको बेटा और पापा का उम्र इस तरह से आपको लिखना होगा ना। ठीक है, बाप भी कोई ऐसा गंदा वर्ड नहीं है, आखिर वर्ड है हिंदी का तभी ना मैं यूज कर रहा हूं, नहीं तो थोड़ी यूज करता। खैर, तो उसके लिए ना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको जरा ध्यान से देखिए। एज प्रॉब्लम के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए वो ये है कि देयर आर 3 टाइम लाइंस। एक्चुअली क्या है, वहां पे टाइम लाइन होता है। व्हाट इज टाइम लाइन, उसको समझते हैं। यहां से स्टार्ट करके यहां तक, इसको आप बोलते हैं प्रेजेंट। ये क्या है? प्रेजेंट है। दिस इज व्हाट? दिस इज फ्यूचर एंड दिस इज व्हाट? दिस इज पास्ट। ध्यान रखिएगा, यहां पे अगर आप किसी चीज को x मान रहे हैं और दूसरी किसी चीज को y, जनरली उम्र को ही मानेंगे क्योंकि एज जो है वो x एंड y दिया हुआ है, तो कहेगा आज से कुछ साल पहले, लेट a years ago, ऐसा अगर कुछ कह रहा है तो यहां से अगर आप a साल पहले आ रहे हैं तो पास्ट में उसका उम्र क्या हो जाएगा? x माइनस a, और y का उम्र क्या हो जाएगा? y माइनस a। अगर आपने x और y कहां माना है? प्रेजेंट में माना है, तो इस प्रकार से आप काम करेंगे। और यहां से अगर कोई चीज आगे है, सपोज कह रहे हैं बी ईयर्स लेटर, आज से 20 साल बाद, तो फिर यहां पे जो उसका उम्र होगा उसे मैं क्या बोलूंगा? x प्लस बी, और दूसरे जो लोग होंगे उनका उम्र क्या होगा? x प्लस वाई प्लस बी। ये तब जबकि आपने जो प्रेजेंट एज है उसको क्या माना है? x और y मान रखा है। गॉट इट? सपोज करिए किसी पास्ट टाइम पीरियड पे आपने लेट एज x और y माना है, ये भी हो सकता है। अब ये आप कैसे डिसाइड करेंगे साहब, हम मानेंगे कहां पे? तो मानते जनरली ज्यादातर क्वेश्चन में हम प्रेजेंट को ही मानते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि लिखा है आज से 5 साल पहले द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन वाज दिस मच। अभी आज से 5 साल पहले जो बोल रहा है तो मेरे को यही x एंड y मान लेना चाहिए, ताकि आज से 5 साल पहले कोई रिलेशन लिखना हो तो मैं डायरेक्टली x प्लस वाई लिख दूं। तो उस केस में जहां पे आज से 5 साल पहले कुछ रिलेशनशिप दिया हुआ है कि बाप और पुत्र का जो संबंध है या उसमें जो एज का सम है या डिफरेंस है वो आज से 5 साल पहले 36 साल था, तो आज से 5 साल पहले अगर कह रहा है तो हम 5 साल पहले पर ही x और y माने। और वहां से अगर आज मुझे आज आना है तो मैं इसे क्या लिखूंगा? x प्लस a एंड दिस इज y प्लस a। और अगर मुझे यहां पहुंचना है तो मैं क्या लिखूंगा? x प्लस a प्लस b, और अगर यहां पहुंचना है तो क्या लिखूंगा? y प्लस a प्लस b। ये आर्ग्यूमेंट क्लियर हो रहा है कि अगर मैं यहां x y मान रहा हूं तो यहां से यहां पहुंचने के लिए मुझे a ईयर जोड़ना पड़ेगा, और यहां से यहां आने के लिए जो जोड़ा है उसमें फर्दर फिर क्या ऐड करना पड़ेगा? b ऐड करना पड़ेगा। ये सेकंड कॉन्सेप्ट है। थर्ड जो हमारा कॉन्सेप्ट है, पास्ट की बात कई बार ऐसा भी होता है कि आप फ्यूचर में ही कुछ ऐसा कंडीशन दिया हुआ है जहां पे आप फ्यूचर में कहते हैं कि नहीं आज से 5 साल बाद पित्र और पिता का जो एज का सम है वो 12 साल हो जाए या 100 साल हो जाए, ऐसे कुछ दिया है। तो अब यहां पर आप क्या मानेंगे? इसे x और y मानते हैं। अगर आप यहां x और y मान रहे हैं तो इस जगह पर पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? x माइनस बी, और यहां पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? y माइनस बी, और यहां से अगर यहां पहुंचना है तो x माइनस a प्लस बी, y माइनस a प्लस बी। ये आर्ग्यूमेंट अगर आपके ब्रेन में पूरा पूरा क्लियर है तो मुझे नहीं लगता है कि एज का कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होगा जो आपके लिए प्रॉब्लम होगा, आपके लिए वो सवाल प्रॉब्लमेटिक ना हो। इसके लिए ये जो मैंने अभी बोर्ड पर बनाया है, ये अगर आप ठीक तरीके से समझ गए तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। ये अपनी कॉपी में लिखें और इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। लिख लिया सबने? लिख लिया? चलिए पहला सवाल लिखते हैं। इफ
twice the son's age in year, if twice the son's age in year is added to father's age, is added to father's age, the sum is 70. The sum is 70. But if twice the father's age is added to the son's age, if twice the father's age is added to the son's age, the sum is 95. The sum is 95. Find the ages of father and son. Find the ages of father and son. अब देखिए पिता और पुत्र, मैं बार बार आपसे कह रहा था कि पिता और पुत्र के टर्म्स में ही आपको सारा जो इक्वेशंस है वो दिया रहता है, तो पिता और पुत्र के टर्म्स में ही अपने को इसका आंसर भी करना है। पिता और पुत्र के टर्म्स में क्यों आंसर करना है? क्योंकि जो सवाल आपसे पूछा गया वो पिता और पुत्र के टर्म्स में है, और बहुत ही क्लियर तरीके से वहां पे बताया गया है कि पिता और पुत्र के एज में कुछ रिलेशनशिप दिया हुआ है। कह रहा है कि ट्वाइस दी सन्स एज, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एक का जो उम्र है उसको x मान लीजिए, एक का उम्र y मान लीजिए। लेट मैं कह रहा हूं कि सन का उम्र y मानिए और बाप का उम्र या पिता का उम्र x मान लीजिए। लेट द एज ऑफ द फादर बी x एंड द एज ऑफ द सन बी y। तो कह रहा है कि अगर बेटा की उम्र को दुगना कर दिया जाए तो पिता और पुत्र का जो एज का सम है वो कितना हो जाता है? 70 हो जाता है। सेकेंड इक्वेशन कह रहा है कि अगर पिता की उम्र को डबल कर दें, पुत्र के एज में जोड़ दें, तो ये टोटल कितना हो जाता है? 95। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व। इतना सरल हो जाता है सवाल अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। नेक्स्ट, अगला सवाल लिखें, अगला सवाल लिखें। अब ये मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं, रीजन बीइंग कि सॉल्व करने का तो आपको 10 तरीका पता है अभी, यू नो, बिकॉज आप बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो अब ये सॉल्व करना, बट इक्वेशन मेरे को पता होना चाहिए कि मैंने सही लिखा है या फिर गलत। राइट, 10 years ago father was 12 times as old as his son. 10 years ago father was 12 times as old as his son, and 10 year hence, आज से 10 साल के बाद, he will be twice as old as his son. He will be twice as old as his son will be. Find their present ages. उनका प्रेजेंट एज क्या होगा ये आपको बताना है। अब देखिए, आज से 10 साल बाद की भी बात हो रही, 10 साल पहले की भी बात हो रही है और 10 साल बाद की भी बात हो रही है। तो अब तो हम यहां x हर बार अलग अलग x नहीं मानते। फिर इस केस में आप क्या करोगे, आप कहां x मान लो? प्रेजेंट में मान लो। यहां से 10 साल पीछे आ जाना, फिर रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लेना। यहां से 10 साल बाद चले जाना, फिर रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लेना। तो मैं बोलूंगा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी y। इस तरह से आप x और y मान लें। कह रहा आज से 10 साल पहले, तो पहले मैं सन और फादर का 10 साल पहले का उम्र निकालता हूं, x माइनस 10 एंड y माइनस 10, दोनों का उम्र निकल गया। वो कह रहा है पिता जो है वो 12 गुना है पुत्र के, ऐसा कुछ कह रहा है, 12 टाइम्स। पिता जो है, फादर वॉज 12 टाइम्स। अच्छा, किसको ऐसा लग रहा नहीं सर यहां y माइनस एक्स इज इक्वल टू 12 टाइम्स x माइनस 10 होना चाहिए। ये फादर का उम्र है और ये सन का उम्र है। ऑब्वियसली बेटा में, बेटा छोटा नंबर है, उसमें 12 बार गुना करेंगे तो बाप का उम्र आएगा, है ना। तो ऐसे कभी गड़बड़ मत कर दीजिए कि इक्वेशन लिखने के चक्कर में बेसिक चीज गड़बड़ कर दीजिए कि बाप को ही छोटा मान लीजिए और बेटा को बड़ा। सो मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? सपोज इन अ क्वेश्चन यू गेट अ आंसर समथिंग लाइक दिस कि द एज ऑफ सन इज 42 एंड द एज ऑफ फादर इज 24। इट इज, द क्वेश्चन इज नॉट रॉन्ग बट द आंसर विच यू हैव सॉल्व्ड इज रॉन्ग, बिकॉज बाप का उम्र बेटे के उम्र से कम नहीं हो सकता। ये बायोलॉजिकली नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो ये सब चीज का थोड़ा ध्यान भी रखिएगा आंसर लिखते टाइम। लेट कर लिया, x आ गया आपका 44, y आ गया, आप लिख के आ गए आंसर, जैसे सही है, मैथमेटिक्स ने सही आंसर दिया। एवरी टाइम मैथ्स इज नॉट करेक्ट। मैथ्स में से कि बाप का उम्र जो है वो 24 साल है और पिता का उम्र जो है वो 42 साल है, मैथ्स कैन गिव यू सच आंसर्स, बट एक्चुअली व्हाइल राइटिंग यू कैन नॉट राइट दैट। आपको लिखना होगा कि नहीं पिता बड़े हैं, इसका मतलब मैंने शायद गलत मान लिया है, आपने जो इक्वेशन है वो गलत लिख दिया है। फिर से एक बार चेक करिए,
कोई भी सवाल बनाने वाला ऐसा सवाल नहीं फ्रेम करेगा कि यहां के बेटा का उम्र बड़ा हो जाए और पिता का उम्र कम हो जाए, ऐसा नहीं संभव है। जो पहली इक्वेशन आती है दैट इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, आ रहा है क्या? x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। और दूसरी इक्वेशन जो आ रही है दैट इज, दूसरी इक्वेशन जो आ रही है वो क्या है? सॉल्व कर लीजिए, बोलिएगा तो मैं सॉल्व करूंगा, नहीं तो अगर हो जाएगा तो कोई बात नहीं, यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आंसर आ रहा है बताइए। इसी को सॉल्व करते हैं, क्या आंसर है? आप यहां x माइनस 10 इज इक्वल टू 12y माइनस 120, इसको सॉल्व कर लीजिए। x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 120 प्लस 10, x माइनस 12y माइनस 110 माइनस इधर प्लस 110 इज इक्वल टू 0। ये आपका पहला इक्वेशन आएगा, x माइनस 12y प्लस 110 इज इक्वल टू 0। और सिमिलरली अब आपको कह रहा है कि आज से 10 साल बाद, तो आज आप क्या है? x और y हैं, आज से 10 साल बाद आप क्या हो जाएंगे? x प्लस 10 एंड y प्लस 10। फिर उसने कुछ रिलेशनशिप दिया होगा कि 10 years hence he will be, यानी फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। अपने सन का जो दुगना कर दिया जाए तो वो पिता का उम्र बन जाएगा। तो बस उसी को इक्वेशन फॉर्म में लिखिए और आंसर आया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से एज प्रॉब्लम को आप बड़ी आसानी से टैकल कर सकते हैं। एक और आखिरी सवाल करते हुए हम लोग वो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले कॉन्सेप्ट में चले जाएंगे। तो होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि कैसे आप कहां पर एक्स वाई मानते हैं। अच्छा, इसी सवाल में अगर आप यहां एक्स वाई मान लिए होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां अगर आप एक्स वाई मान लेते तो आप क्या लिखते? ध्यान से देखिए, मैं जो अभी समझा रहा हूं। सपोज करिए आपने यहां एक्स वाई मान लिया होता तो यहां आप लिखते एक्स इज इक्वल टू 12y, और जब दूसरा इक्वेशन लिख रहे होते तो यहां पर आप x प्लस 20 लिखते और y प्लस, और तब नया इक्वेशन क्या लिखते? x प्लस 20 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y प्लस 20। इसको भी सॉल्व करते तो एग्जैक्टली वही आंसर आता जो आपने यहां एक्स वाई माना है उसको सॉल्व करके आया है। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने एक्स वाई कहां माना है, बस एक्स वाई जहां मान रहे हैं वहां से जहां तक जाना है वो काम आपको सही से करना है। अभी अगर मान लीजिए मैं 10 साल पहले का उम्र x प्लस वाई मान रहा हूं तो आज का उम्र क्या होगा? x प्लस 10 वाई प्लस 10, और आज से और 10 साल बाद उम्र क्या होगा? x प्लस 10 प्लस 10 एंड y प्लस 10 प्लस 10, इसलिए x प्लस 20 वाई प्लस 20 हो गया। तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहां एक्स वाई मानता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे आप एक इक्वेशन लिख देते x इज इक्वल टू 2y, और फिर यहां से यहां पहुंचते तो क्या लिखते? x माइनस 20 y माइनस 20, और फिर वहां पे लिखते x माइनस 20 इज इक्वल टू 12 टाइम्स y माइनस 20। उससे भी बनाते तो एग्जैक्टली वही आंसर आता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी सहूलियत के ऊपर है कि आप कहां एक्स वाई मान रहे हैं। आपको मन पड़े आप प्रेजेंट में मानो, आपको मन पड़े आप पास्ट में मानो, आपको मन पड़े आप फ्यूचर में मानो, जहां भी मानिए, बस नंबर को जो आगे पीछे कर रहे हैं, एज को जो आगे पीछे कर रहे हैं, उसको बस ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है, एक टफ सवाल बोलता हूं, अचानक से ऐसे ध्यान आ गया। मैं कभी जब आपके तरह 10th क्लास में पढ़ रहा था तो ऐसे सवाल मेरे टीचर ने पूछा था। एक पिता के दो पुत्र हैं, एक पिता के दो पुत्र हैं, आज दोनों का सम, दोनों पुत्र का सम इस को दुगना कर देते हैं तो पिता का उम्र बन जाता है। आज से 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद पिता और पुत्र में दुगने का रिलेशनशिप है। तो अब अगर मान लीजिए आप उसको आगे पीछे कर रहे हैं तो किस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए? पिता और पुत्र को जब आप आगे पीछे करेंगे, आगे पीछे करेंगे मतलब आज से जब आगे लेके जाएंगे उसकी उम्र को, तो किन बातों का ख्याल आपको करना चाहिए? आप जब ऐड करेंगे ना तो एक बार नहीं ऐड करेंगे, आप 2 बार ऐड करेंगे। क्यों? 2 पुत्र थे, तो अगर मान लीजिए आज एक का उम्र 7 साल है तो आज से 5 साल बाद वो 12 का हुआ, तो दूसरा वाला पुत्र अगर 3 साल का था तो वो 8 साल का हो जाएगा। तो होता क्या है, दोनों का सम दिया हुआ था तो आप सीधे +5 कर देंगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ आ रहा? मैं टेक्निकल क्या चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, कि अगर मान लीजिए 2 बेटा का जोड़कर सम दिया हुआ है और तब आप उसको 5 साल लेकर जा रहे हैं आगे, तो +5 नहीं होगा, +10 होगा, क्योंकि 2 बेटा का उम्र दोनों बढ़ेगा ना। ऐसा नहीं एक 3 का 3 ही रह गया और एक खाली 7 साल से 12 साल हो गया, भाई दोनों ही बढ़ेंगे। तो दोनों के सम में आप 5 साल नहीं ऐड करेंगे, आप दोनों में 10 साल, 2 टाइम्स द ईयर आप ऐड करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है
कभी किसी किताब में दिया रहता है, कभी किसी किताब में नहीं दिया रहता है। पर मुझे याद है मैं जब ओलंपियाड के क्वेश्चन में गया था, ओलंपियाड में सवाल आया था, तो ये सवाल का टेक्निकलिटी यही था कि अगर आप उसको 2 टाइम्स नहीं कर रहे हैं, जनरली अपना आदत क्या होता है कि आज से 10 साल आगे जाना है, आपने x प्लस 10 कर दिया। पर अगर 2 पुत्र हैं तो x प्लस 20 होगा, क्योंकि ये भी तो 10 साल बढ़ा, वो भी 10 साल बढ़ गया। तो ये टेक्निकलिटी थोड़ा सा ध्यान रहने का जरूरत है। तो अगर 2 पुत्र वाले सवाल आए या 2 पुत्र ही निकल रहा है, आप लोग बायस्ड मत सोचिएगा कि सर जेंडर बायस है, पुत्रियां भी हो सकती है, समझ सकते हैं आप कि मतलब पुत्र जो है वो बुक में भी सन ही ज्यादा बार दिया हुआ है, डॉटर कम दिया हुआ है। आर डी शर्मा की भी गलती है कि जैसा कुछ पढ़े हैं वैसा ही बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं, सिर्फ पुत्र, पुत्रियां भी हो सकती है, 2 पुत्र या पुत्रियां या पुत्र या पुत्री दोनों मिलके, मतलब लड़का लड़की दोनों भी हो सकते हैं। 2 लोग होंगे तो डबल ऐड होगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आपको ख्याल रखना है। एक आखिरी सवाल है एज प्रॉब्लम का, 3 वेरिएबल, z क्या माना कि x और y, हाँ उसमें फिर 3 वेरिएबल, देन यू नीड टू फाइंड 3 इक्वेशन। 3 वेरिएबल माने 3 इक्वेशन। अगर आपको तीसरा इक्वेशन बनाने का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, फिर आप फंस गए। तो वाई टू गो फॉर 3rd वेरिएबल। जब भी अगर टॉपिक ही है 2 वेरिएबल का, 3 वेरिएबल अगर मान लीजिए आप इक्वेशन नहीं फॉर्म कर पाए तो फिर तो आप फंस जाएंगे। तब तो कुछ ना कुछ सूत्र निकालना होगा बीच का, देन अगेन यू कम बैक टू 2 इक्वेशन एंड देन फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो वाई टू गो फॉर 3, राइट। ए एंड बी आर फ्रेंड्स एंड देयर एजेस डिफर बाई 2 years। ए और बी दोस्त हैं और उनके उम्र का डिफरेंस 2 साल है। ए एंड बी आर फ्रेंड्स एंड देयर एज डिफर बाई 2 years। 2 साल का उनके एज में डिफरेंस है, फुल स्टॉप। एज फादर डी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए। एज फादर डी इज twice as old as A and B is twice as old as his sister C. B is twice as old as his sister C. The age of B and C differ by 40 years. The age of D and C, Delhi and Calcutta, D and C differ by 40 years. Find the ages of A and B. Find the ages of A and B. ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है जहां पे आपको बेटा, पुत्र, दोस्त, बहन, बहुत सारे वेरिएबल, नाम बहुत सारे दे दिए हैं, पर एक्चुअली वेरिएबल उतना लगेगा नहीं, क्योंकि हर किसी का हर किसी के साथ क्या दिया हुआ है, रिलेशनशिप दिया हुआ है। तो जरा ध्यान से पढ़ के एंड देन यू हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो सबसे पहला चीज जो आप करेंगे वो क्या करेंगे, लेट द एज ऑफ ए बी एक्स एंड लेट द एज ऑफ बी बी वाई। भाई 2 दोस्त हैं, दोनों का उम्र आप मान लीजिए ए एंड बी। गॉट इट? कोई दिक्कत? अब उसने पहला स्टेटमेंट जो बोला है वो यही बोला है कि दोनों का जो एज डिफरेंस है, तो अगर मान लीजिए मैं ए को एक्स मान रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ए का उम्र कितना है, एक्स है, और बी का उम्र कितना है, वाई है, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। क्यों? कोई बताएगा? चूंकि मुझे पता नहीं कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, तो ये एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो सकता है, वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू भी 2 हो सकता है। तो इसको हम जनरलाइज कैसे करेंगे, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। इस तरीके से हम जनरली उसको लिख देंगे। ये बात समझ में आ गई? चलिए अब सेकंड स्टेटमेंट आगे बढ़िए। एज फादर डी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए। ए का उम्र का दुगुना है उसके पिता, यानी डी का जो उम्र है वो 2x होगा। डी जो है वो 2x है, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड कह रहा है बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर। बी जो है वो अपने सिस्टर का डबल है, तो सिस्टर का उम्र कितना होगा, y बाई 2, क्योंकि जब ट्वाइस इसको करेंगे तो किसके बराबर होगा, इसके बराबर। अब द एज ऑफ डी एंड सी डिफर्स बाई 40। डी और सी के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 40 साल है। तो d माइनस सी 2x माइनस वाई बाई 2
इज इक्वल टू 40। अच्छा डाउट आ रहा है क्या, y बाई 2 माइनस 2x भी हो सकता था? ये पिता है a के और ये सिस्टर है, बहन है, और वो भी उससे आधे उम्र की है और इसके डबल उम्र के हैं, तो ऑब्वियसली ये जो है d वो बड़े हैं और y जो है वो c जो है वो छोटी है। इस अजम्पशन से लॉजिकली हम लोगों ने ये इक्वेशन ऐसे लिखा है। कोई गलती से मत सोचिए सर y बाई 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 40 भी तो हो सकता था, नहीं हो सकता था, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। अब जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आपके पास दो इक्वेशन है। अब इसको देखिए, इसको आप सॉल्व करिए तो आएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 80। ये इक्वेशन नंबर 1। x माइनस वाई, एक बार आप +2 लेकर सॉल्व करिए और तब देखिए क्या आंसर आ रहा है। जब आप +2 लेकर करेंगे तो यहां भी 4 यहां भी 4 और इसको क्या कर दीजिए 8 कर दीजिए। ये प्लस ये माइनस, ये कट गया, ये प्लस और ये माइनस, इसको सॉल्व कीजिएगा आएगा +3y और इसको सॉल्व करिएगा आएगा 72। y इज इक्वल टू 2 एंड 12 आ जाएगा 4 बार में 24, y आ गया 24 साल। एक बार y 24 आ गया तो आप x माइनस 24 इज इक्वल टू आपने क्या माना है +2 माना है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 26 आ गया। ये एक सॉल्यूशन है। दो दोस्त हैं जिसमें एक 26 साल का है और एक 24 वर्ष का है। उल्टा भी हो सकता था, ये भाई साहब छोटे हो सकते थे 24 के और ये भाई साहब बड़े हो सकते थे 22 के, तो बस यहां पर सिर्फ -2 लिखते तो एग्जैक्टली अपोजिट आंसर आपका आ गया होता। तो एक बार माइनस करके भी सॉल्व कर लेना चाहिए, हो सकता है शायद उससे अलग आंसर आए, तो एक बार माइनस से भी सॉल्व कर लीजिए। आपका पहला इक्वेशन तो एज इट इज रह जाता है, दूसरा इक्वेशन जो है उसको हम लोग चेंज करते हैं, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब देख लेते हैं एक बार, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 4 से और इसको कर देते हैं 8। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, ये कट गया, ये आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 88, ये जुड़ रहा है तो ये आ गया 88। क्यों माइनस होगा? तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू भी 2 होगा। तो मैंने तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 लिया है। बात एक ही है ना यार, इसको इधर ले आओ, नहीं आ रहा है समझ में। क्यों ये घटेगा क्यों? हे भगवान, x माइनस वाई इज इक्वल टू +2। अब कह रहे हैं x माइनस वाई -2 है, यही बोल रहे हैं ना। अच्छा इसको अल्टी पल्टी करते हैं, मैंने क्या लिखा है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। चलिए देखते हैं, ये उधर क्या y, ये प्लस है उधर जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस इधर आएगा, ये तो लिख रहे हैं। अरे थोड़ा इधर उधर करके लिखा, पर लिखा तो यही। ऑब्वियसली जब एक को मैं बड़ा मान रहा हूं, x माइनस वाई अगर 2 है तो अब इसको बड़ा मानूंगा तो y में से x घटाएंगे तो 2 होगा ना, -2 कैसे हो जाएगा? अब e बड़ा था तो इसमें इसको घटाए तो 2 आ गया, अब ये बड़ा है तो इसमें x को घटाएंगे तो 2 आएगा। कैसे मैथ्स में गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है, लॉजिक में कैसे गड़बड़ हो सकता है? मैथ्स गड़बड़ हो सकता है और लॉजिक कैसे गड़बड़ आ रहा है? अरे कह रहे हैं एक बार x बड़ा है, बड़े में से छोटा किए तो 2 आ गया, अब कह रहे नहीं y बड़ा है तो y में से छोटा माइनस करेंगे 2 ही आएगा, -2 कैसे हो जाएगा? लॉजिक तो सही होना चाहिए। चलिए गणित आपको गड़बड़ करा सकता है, लॉजिक कैसे आपका गड़बड़ आ रहा है? तो मैंने ठीक लिखा था, उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। अब इसको जरा सॉल्व करिए, फ्रैक्शन में आएगा, y इज इक्वल टू आएगा 88/3। y इज इक्वल टू, इसको जरा सॉल्व करिए 2 बार में, और इधर गया 28 9 बार में 1.3। इसमें से आप x घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2 आना चाहिए, तो यानी इसमें से 2 घटा देंगे तो x आ जाएगा, x इज इक्वल होगा 27.1/3। तो जब हम माइनस ले रहे हैं, y को बड़ा ले रहे हैं तो एज अलग आ रहा है, और जब हमने x को बड़ा माना था तो एज अलग आ रहा है। हो सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने पूरा सॉल्व किया, चाहता तो यहां छोड़ सकता था। पूरा सॉल्व करने का जो तात्पर्य था वो यही था कि आपको ऐसा ना लगे, क्योंकि अचानक से जब मैं सोच रहा था छोड़ू, इसने कहा उधर भी वही आ रहा है, तो मेरे को पक्का पता था कि उधर से ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि जब इसमें से इसको घटा रहे हैं इक्वेशन अलग है, जब उसमें से इसको घटा रहे हैं इक्वेशन अलग है, ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विल चेंज। तो एक्स एंड वाई चेंज कर गया है, इस तरफ आ रहा है 29/1/3 एंड इधर आ रहा है 27/1/3। द डिफरेंस बिटवीन दीस टू इज 2, और जब हमने इसको बड़ा माना था तो इसके इसके बीच का डिफरेंस भी क्या था 2 था। होप कि ये वाले कॉन्सेप्ट का सवाल आपको क्लियर। हाँ तो वो आपने दिमाग नहीं लगाया, -2 कैसे कर दिया?
जब आप एक बार y माइनस एक्स कर रहे हैं, एक तरफ माइनस साइन लिया तो दूसरे साथ भी माइनस साइन लेना होगा ना। एक्चुअली अभी जो किया वो यही किया ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ये 2 लिया, अब दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, यही किया। तो अगर दो इसको माइनस से करेंगे क्या हो जाएगा, ये आपने क्या लिया था -2 और 2, इस साइड आपने क्या लिया था 2 और -2, इस साइड आपने +2 लिया, इसको दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे होगा y माइनस एक्स, ये क्या होना चाहिए -2। मैथमेटिकली आप ये लिख रहे हैं कि y माइनस एक्स -2 होगा, पर लॉजिकली जब आप सॉल्व करके दिखाया, जो इधर मैं करके दिखाया, तो लॉजिक से तो y माइनस एक्स 2 ही होगा, क्योंकि डिफरेंस दोनों का क्या बोल रहा है 2 के बराबर। तो मुझे लगता है शायद आप लोगों ने ये वाला गलती किया होगा, जिससे आपका ये वैल्यू कितना आ रहा है -8, और जब आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर थोड़ा सेम आ गया। खैर चलिए हेडिंग डालिए, रिवर बोट प्रॉब्लम, एज प्रॉब्लम यहां पे आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए रिवर बोट प्रॉब्लम। अब इसी को रिवर बोट प्रॉब्लम भी कहते हैं और कई बार इसी को हम लोग डिस्टेंस टाइम प्रॉब्लम भी बोलते हैं। अल्टीमेटली इट इज रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड टाइम एज वेल एज रिवर एंड बोट। अब देखिए जरा ध्यान से देखिएगा तो कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। कॉन्सेप्ट क्या है, ये नदी है, जिस नदी में वो नाव जो है, या नाव बोलिए या आदमी बोलिए, मैं नाव को ही दिखाता हूं, नाव ही तैर रहा है, इसे बोट बोल देते हैं। तो ये जिस स्पीड से तैर रहा होगा, अब इसकी दो स्पीड होती है, एक स्पीड जो ये बंदा अंदर बैठा हुआ देख पा रहा है, और एक स्पीड जो मैं बाहर से देख पा रहा हूं। बंदा जो अंदर बैठा हुआ उसको क्या स्पीड दिखाई देगा, वो जितने से रो कर रहा होगा या जितने से तैर रहा होगा वो स्पीड उसको दिखता होगा। लेकिन बाहर से देखने वाला उसके साथ दो स्पीड दिखता होगा। कैसा, एक तो ये पानी का अपना स्पीड वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, और एक इस बंदे का स्पीड वेलोसिटी ऑफ बोट। डाउनस्ट्रीम जब हम आते हैं, वेलोसिटी डाउनस्ट्रीम जब हम आ रहे होते हैं, तो दोनों क्या हो जाता है, जुट जाता है, दोनों स्पीड क्या हो जाता है, जुट जाता है। लेकिन जब आप अपस्ट्रीम जा रहे होते हैं, जब आप अपस्ट्रीम जा रहे होते हैं, अपस्ट्रीम जाने में रिवर किधर बह रही होती है, रिवर नीचे की ओर बह रही होती है, और आप किधर भाग रहे होते हैं, ऊपर की ओर भाग रहे होते हैं। तो आपका स्पीड वेलोसिटी ऑफ बोट एंड रिवर का स्पीड तो पहले भी वीएस था और अभी भी वीएस है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो वेलोसिटी अपस्ट्रीम जब मैं लिखूंगा तो व्हाट आई विल राइट, आई विल राइट वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। किसी के मन में ऐसा डाउट आ रहा है, सर स्ट्रीम में से बोट भी तो माइनस किया जा सकता था। बोट का स्पीड अगर स्ट्रीम के स्पीड से बड़ा नहीं हुआ तो मैं तैर के ऊपर जाऊंगा कैसे। अगर मेरे को स्ट्रीम ज्यादा स्पीड में चल रहा होगा, यानी बहाव जो है वो ज्यादा है, तो आप अगर उसके स्पीड से कम मेहनत से आगे बढ़ेंगे तो वो तो आपको बहा के ले जाएगा। तो बाढ़ का सिचुएशन हो गया कि आप कोशिश कर रहे हैं आगे जाने की, लेकिन आपको नदी बहा कर ले जा रही है। तो फॉर जनरल केस ये हमारा अजम्पशन होता है कि बोट जो है वो स्ट्रीम से ज्यादा फास्ट चल रहा है। अजम्पशन है, ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर सवाल सॉल्व करने के लिए ये कंडीशन को फॉलो करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो वीबी माइनस वीएस ऐसा होता है, ये हमारी हो गया। अब यहां से यहां का जो दूरी है, ये यहां भी x है और यहां भी x है। तो अब मुझे बताइए टाइम टेकन टू रो फ्रॉम दिस पॉइंट, अगर मैं इसे a बोल रहा हूं इसे b बोल रहा हूं, तो टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना होता है, वीबी, सॉरी डिस्टेंस तो दोनों का सेम है x, स्पीड क्या होगा वीबी प्लस वीएस। अच्छा, टी अपस्ट्रीम, टी अपस्ट्रीम ये भी क्या होगा x बाई वी डी, सॉरी x बाई वी अप। x क्या है, अभी भी वही है, डिस्टेंस में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पर अपस्ट्रीम जब आप जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कॉमन सेंस से बताइए आपको नीचे आने में ज्यादा समय लगेगा कि ऊपर जाने में, ऊपर जाने में। नीचे आने में तो आप खुद भी तैर रहे थे और नदी भी आपको बहा रही थी, तो आप तो झटपट पहुंचेगा, आपका स्पीड ज्यादा है। मैथमेटिकली देखिए डिनोमिनेटर इज मोर, तो ये अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली समय क्या लगेगा, कम लगेगा। पर यहां पर ये घट रहा है तो ये क्या हो गया, कम, तो समय क्या लगेगा, ज्यादा। यानी जनरली ऐसा देखा गया है कि टी टाइम जो डाउनवर्ड आने में लगता है वो अपवर्ड से हमेशा क्या होता है, कम होता है, क्योंकि यहां पर स्पीड क्या हो रहा है, ऐड होता जा रहा है, और यहां पे स्पीड क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। ये बेसिक आइडिया है जो पहले आपको अपनी कॉपी में लिखना चाहिए। देन वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन दिस।
होप कि आपने लिख लिया अपने कॉपी में। चलिए, इतना समझ लेने के बाद डायरेक्टली विल मूव ऑन टू अ वेरी गुड क्वेश्चन। राइट, क्वेश्चन लिखिए। शशांक ट्रैवल्स 600 किलोमीटर टू हिज होम। शशांक ट्रैवल्स, अच्छा ये नहीं बोट वाला ना, अ बोट कवर्स, सॉरी काट लीजिए, अ बोट कवर्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अ बोट कवर्स 32 kilometers upstream and 36 kilometer downstream in 7 hours. In 7 hours. याद रखिएगा ये डायरेक्ट फॉर्मूला यहां नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि x अलग अलग है। मैंने जो फॉर्मूला लिखा है वो कौन से केस के लिए लिखा है? x जहां पर सेम था, ये वहां पे ये नहीं लगेगा। तो ये वाला तो आप आसानी से कर लेंगे क्योंकि ये तो आसान है, इसलिए मैंने डायरेक्टली वो वाला सवाल दे रहा हूं जो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल था। इन 7 hours, full stop. It covers 40 kilometer upstream and 48 kilometers downstream in 9 hours. In 9 hours. Find the speed of the boat in still water and that of the stream. Find the speed of the boat in still water and that of the stream. स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर मींस आपसे क्या पूछा जा रहा है? वीबी। अगर ये पानी रुका हुआ होता तो ये किस स्पीड में चलता? तो ये अपना स्पीड है उसी से चलेगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट है, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम है। बाहर से जो बंदा देख रहा है उसको दिखेगा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू स्टीम, तो वो रिलेटिव वेलोसिटी देखेगा। बाहर से देखने वाला रिलेटिव वेलोसिटी देखता है, पर अगर मैं इसी पर बैठा हूं तो मैं क्या देखूंगा? मैं जो स्पीड से गाड़ी चल रही होगी वही स्पीड देखूंगा। बात समझ में आ रहा है? तो मैं जितने से रो कर रहा हूं वही देख पाऊंगा। ऑब्वियसली अभी आपको इसमें से एक को x मानना है, एक को y मानना है। तो एक को आप x मान लें और एक को y मान लें, किसी एक को x किसी एक को y। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x एंड लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y। तो आप एक को x मान लें और एक को y मान लें। यहां पर जो मैंने x लिखा था उसको आपको चेंज कर देना चाहिए क्योंकि यहां पे x कांस्टेंट नहीं है। अब अगर मैं कह रहा हूं कि VB x है और VS क्या है? y है, तो डाउनस्ट्रीम आ रहे होंगे तो इक्वेशन VD क्या होगा? x प्लस y होगा, नहीं होगा? और जब मैं ऊपर जा रहा हूंगा तो V अब क्या लिखूंगा मैं? x माइनस y लिखूंगा, नहीं लिखूंगा? अब ये दोनों का स्पीड मुझे पता चल गया। गॉट इट? अब मुझे बताइए, कह रहा है 30 कितना किलोमीटर कह रहा है? 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम जो डिस्टेंस है डी अपस्ट्रीम कितना दिया हुआ है? डी अपस्ट्रीम इज 32 किलोमीटर्स। अब जो ये 32 किलोमीटर्स आया होगा ये कैसे ट्रैवल किया होगा? उसने कुछ समय पर किया होगा, मुझे नहीं मालूम कितना समय लगा होगा ऐसा करने में। लेकिन इफ आई नो द स्पीड एंड द डिस्टेंस, कैन आई कैलकुलेट द टी अपस्ट्रीम? टी अपस्ट्रीम क्या होगा? डिस्टेंस अपस्ट्रीम बाई वेलोसिटी अपस्ट्रीम। डिस्टेंस अपस्ट्रीम का कितना है? 32। वेलोसिटी अपस्ट्रीम का कितना आ रहा है? x माइनस वाई। ये आपका अपस्ट्रीम का हो गया। अच्छा, डाउनस्ट्रीम का टाइम निकाल सकते हैं क्या? ध्यान से देखिए, कैन आई कैलकुलेट टी डाउनस्ट्रीम? टी डाउनस्ट्रीम कितना आएगा? डी डाउनस्ट्रीम डिवाइडेड बाई वेलोसिटी डाउनस्ट्रीम। डी डाउनस्ट्रीम कितना है? क्वेश्चन में देखिए दिया गया है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन डाउनस्ट्रीम इज 36। ये 36 है, होल डिवाइडेड बाय डाउनस्ट्रीम। जब आप आ रहे थे तो आपने कितने स्पीड से ट्रैवल किया? x प्लस वाई। मुझे बताइए, इन दोनों को मिलाकर ऊपर जाना 32 किलोमीटर और नीचे आना 36 किलोमीटर, टोटल समय कितना लगा? 7 घंटा। टी अप प्लस टी डाउन कितना हो गया? 7। तो क्या मैं लिखूंगा दिस प्लस दिस इज इक्वल टू व्हाट? 7। एक इक्वेशन बन गई x और y। अच्छा, ऐसा सवाल हम लोग किए थे क्या जब आपको मैं सॉल्यूशन करवा रहा था? कौन सा सॉल्यूशन? जब मैं आपको सिंपल तरीके से जब सॉल्व कर रहे थे तो वहां पे एक सवाल ऐसा करवाया होगा जहां पे नीचे x एंड y, x प्लस वाई कहा होगा, लेट x प्लस वाई बी x, उसको a मान लीजिए और x माइनस वाई को b मान लीजिए। तो आपको लिखना होगा ये। अब वो जो सवाल वहां था उसका ये क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। वो जो सवाल आपने वहां सॉल्व किया था वो एक्सरसाइज 3.4 था शायद, तो उस 3.4 में जो आपने सॉल्व किया था उसका ये क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है।
बात समझ में आ रही मेरी? चलिए इसी के साथ दूसरा सवाल भी आप कैसे लिख सकते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम दैट इज x माइनस वाई प्लस 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम दैट इज x प्लस वाई, और ऐसा करने पर कितना हो रहा है, उसको समय लग रहा है 9 आवर्स। तो एक इक्वेशन ये हो गई और दूसरी इक्वेशन हो गई 32 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 36 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये दो इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सॉल्व करके आपको क्या करना होगा, आंसर निकालना होगा। और इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता हूं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, किस तरह के प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करते हैं। गॉट इट? कोई डाउट आ रहा है? क्या करना है, 2 बार सॉल्व करना होगा। एक बार x माइनस वाई को कुछ मान लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा आप क्या मानेंगे बताएं, ज्यादा अच्छा होगा आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को आप a मान लीजिए, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को आप क्या मान लीजिए, b मान लीजिए। तो ये इक्वेशन किस में बदल जाएगी, 40a प्लस 48b इज इक्वल टू 9 एंड 32a प्लस 36b इज इक्वल टू 7। और फिर ये सवाल सॉल्व करना आपके लिए आसान। तब जो a और b की वैल्यू आएगी उसको आप क्या करेंगे, यहां पुट करेंगे, फिर वहां से आप x और y की वैल्यू निकालेंगे। ये 2 बार सॉल्व करना पड़ता है, वहां भी किए थे, याद आ रहा होगा आपको। एक और सवाल लिखिए, फिर आज की क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे। आज की क्लास में इस चैप्टर को ही समाप्त करेंगे, राइट। एक और सवाल लिखें, कोई एक रैंडम क्वेश्चन बोल रहा हूं जो डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड होगा, राइट। अ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 40 मिनट्स। अ सेलर गोज 8 kilometer downstreams in 40 minutes and returns in 1 hour, and returns in 1 hour। डाउनस्ट्रीम गया 40 मिनट में और रिटर्न आया 1 घंटे में। ऑब्वियस, डाउनस्ट्रीम में आप कम समय लेते हैं क्योंकि स्पीड आपकी ज्यादा होती है, और फिर जब आप रिटर्न कर रहे हैं तो आपको समय ज्यादा लगेगा। तो यहां 60 मिनट लगा, यहां 40 मिनट। अगर वो कह रहा है कि यहां से एक जगह से आप चलना स्टार्ट किए, जाने में आपको 40 मिनट लगा और आने में आपको 60 मिनट, यानी आपने डिस्टेंस क्या है इस बार, सेम है। मैंने सेम वाले का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, और ये वही वाला सवाल है। आगे लिखें, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो आपको स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ द करंट निकालना है। तो ये 2 चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, इसको आप अपनी कॉपी में कर ले। स्पीड ऑफ दी, वही एक्स एंड वाई आपको निकालना है, स्पीड ऑफ दी सेलर इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ दी करंट, दोनों आपको कैलकुलेट करना है। बस सॉल्व कीजिएगा, फट से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए और मुझे बताइए कैसे आंसर आ रहा है इसका। अ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, यानी आपको ये एक्स दिया हुआ है, x इज इक्वल टू टी, ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज टी डाउन और टी अप, दिस इज टी डाउन। टी डाउन इज इक्वल टू x बाई, यहां पे x क्या है, ये दिया हुआ है, नहीं यू डोंट नो, ये आप नहीं जानते, दिस यू डोंट नो। क्या x दिया हुआ है, कितना किलोमीटर है, 8 किलोमीटर दिया है। देखिए क्या लिखा है, अ सेलर गोज 8 किलोमीटर, तो ये 8 दिया हुआ है, 8 इज इक्वल टू, ये 40 मिनट्स है, 40 बाई 60 कर लीजिए, और इसको आप क्या लिखेंगे, अगर ऊपर जा रहा है तो ये जुड़ जाएगा x प्लस वाई, ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जब आप यहां पे लिखेंगे दूसरी वाली इक्वेशन, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, x माइनस वाई, और ये क्या हो जाएगा, 1 घंटा। 1 घंटा मतलब व्हाट, 60 बाई 60 दैट इज 1, 60 बाई 60 दैट इज इक्वल टू 1, और ये जो आपका बनेगा वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कीजिएगा, 2 ही वेरिएबल हैं x और y, बड़ी आसानी से क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। होप कि इस प्रकार से जितने भी सवाल बन सकते थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, वो मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है। मैंने एज प्रॉब्लम करा दिया, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम करा दिया, नंबर सिस्टम वाले प्रॉब्लम करवा दिए, मैंने आपको फ्रैक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम करवा दिया, मैंने आपको वो प्रॉफिट लॉस वाला भी करवा दिया था कि इतना प्रॉफिट होता है इतना लॉस होता है। मैंने इन्वेस्टमेंट वाला सवाल कराया था कि भाई एक कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट कर रहा है, एक सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट कर रहा है, एक सवाल ऐसा करवाया था। तो इस प्रकार से लगभग हर टाइप का सवाल मैंने आपको करवा दिया है। और मेंचुरेशन चूंकि अभी हम लोग पढ़े नहीं है, तो मेंचुरेशन पढ़ने के बाद वो मेंचुरेशन वाले सवाल भी आप बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।